Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी. किताब का नाम है लैंगमैन, चैप्टर नंबर है 5 और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं. ये रहे उनके लिंक्स. इन वीडियोस को पहले देख लें ताकि आपको पता हो कि सेकंड वीक के एंड पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कैसे दिखता है. सो यहाँ एक डायग्राम दिखाई है, इसको जरा सा क्विकली रिकैप करते हैं. सो इस साइड पे होगी यूट्राइन वॉल. ये जो डार्क ग्रीन है दीज आर ऑब्वियसली सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो लाइट ग्रीन सेल्स आपको दिख रहे हैं दीज आर द साइटोट्रोफोब्लास्ट. सो ये आउटर सेल मास है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. और ये रहा यहां अटैच हुआ यूट्राइन वॉल में सस्पेंड हुआ इस कनेक्टिंग स्टॉक के जरिए. सो दैट इज द कनेक्टिंग स्टॉक. ये हमने सेकंड वीक में पढ़ा था. ये रहा पूरा एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है और यहां जो दो कैविटीज आपको नजर आ रही हैं वो है एम्ब्रियोनिक कैविटी ये वाली और ये है डेफिनेटिव यॉर्क सैक. और ऑब्वियसली अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा इस तरह पूरा सराउंडेड तो ये वाली जो कैविटी हो जाएगी ये कोरियोनिक कैविटी होगी और यहां पे प्राइमरी यॉर्क सैक का रेमनेंट होगा. ठीक है ना. तो इस तरह का ये सेकंड वीक के एंड पर स्ट्रक्चर पूरा हम समझ चुके हैं. अब यहां जो एम्ब्रियोब्लास्ट है यानी जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं वो आप देखें तो दो तरह के सेल्स हैं. ये हमने सेकंड वीक के एंड तक बात की थी कि ये जो ब्लू सेल्स आपको नजर आ रहे हैं दिस इज एपिब्लास्ट और ये जो नीचे येलो सेल्स नजर आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड हाइपोब्लास्ट और फिर सराउंडिंग में मीजोडर्मल सेल्स थे. सो ये बात हमने की थी, उसको हमने नाम दिया था एक्स्ट्रासिलोमिक मीजोडर्म या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. लेकिन सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एरिया में ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट जिसको हम नाम देते हैं दो सेल की लेयर्स हैं. ये दो सेल की लेयर्स कहलाती हैं एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट. ठीक है. यानी अगर मैं समराइज करूं तो सेकंड वीक के एंड पर आपके पास बाय लैमिनर जर्म डिस्क थी, ये हमने बात की थी. और थर्ड वीक में जो इसमें हमने स्पेशल चीज पढ़नी है वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्राई लैमिनर जर्म डिस्क. यानी कैसी जर्म डिस्क बनेगी जिसमें तीन लेयर्स होंगी और वो तीन लेयर्स कहलाएंगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. यानी दो लेयर से या जो यहां पर दो लेयर्स आपको नजर आ रही हैं एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इससे यहां पर कितनी लेयर्स बन जाएंगी? तीन लेयर्स. और इन तीन लेयर्स के बनने को प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन. यानी थर्ड वीक की जो स्पेशलिटी है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में अगर आपसे वन वर्ड आंसर मांगूंगे जी थर्ड वीक में क्या होता है, सो थर्ड वीक में गैस्ट्रुलेशन होती है. क्या होती है गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन में सेल माइग्रेशन होती है, सेल मूवमेंट होती है और बहुत सारी हैवी सेल ट्रैफिकिंग की वजह से तीन लेयर्स बनती हैं. लेयर नंबर 1 एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. ठीक है. तो ये बिल्कुल कंसाइज बात हो गई कि थर्ड वीक में गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होगा और तीन लेयर्स बनेंगी. अब ये कैसे बनती हैं वो हम समझना शुरू करते हैं. ठीक है. आइए देखते हैं. इन द एम्ब्रियो गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्म. अब एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है बॉस. एक वर्ड यहां पे आ रहा है प्रिमिटिव स्ट्रीक, इसको समझने की जरूरत है. फिर यहां पे एक वर्ड आएगा प्रिमिटिव नोड, इसको समझने की जरूरत है. फिर प्रिमिटिव पेट, इसको समझते. सो लेट अस लुक फर्स्ट एट द डायग्राम और डायग्राम के बाद फिर मैं आपको टेक्स्ट समझाता हूं. ठीक है. राइट. सो यहां पे ये एम्ब्रियोब्लास्ट है, इसकी दो लेयर्स हैं ऑब्वियसली द एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. अगर ये एंगल है ना कि आपने इसको यूं काट करके ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस सरफेस को देखना चाहूं यानी द टॉप सरफेस ऑफ द एपिब्लास्ट तो वो ऐसे दिखेगी. देखो इमेजिन करो ना यार, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं. एम्ब्रियोलॉजी में बहुत सारा इमेजिनेशन यूज होता है. आपको 3 डायमेंशनल इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर और आप बेसिकली देख क्या रहे हैं. कोई भी डायग्राम उस वक्त तक पास ऑन मत करना, पेज पलटना मत जब तक उस डायग्राम पे लिखा हुआ हर लफ्ज आपकी समझ में नहीं आ जाए. ठीक है. सो ये हम बेसिकली ऊपर से देख रहे हैं. ऊपर से देख रहे हैं कौन से सेल्स को देख रहे हैं? ऊपर से एपिब्लास्ट को. देखो यहां बनाए हुए भी हैं. ये जो ब्लू लाइन दिखाई है, मैं कलर यहां चेंज कर लूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए. सो ये जो लाइन यहां पे दिखाई है ब्लू लाइन दैट इज द एपिब्लास्ट. ये रही एपिब्लास्ट और ये वाला एरिया मैं देख रहा हूं ऊपर से. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है. और अगर मैं ऊपर से ये वाला एरिया देख रहा हूं तो जाहिर है यहां पे ये जो कैविटी है एम्नियोनिक कैविटी है तो ये एम्नियन का कटिंग एज है. यानी अगर ये पूरा ऊपर बना हुआ होता तो एम्ब्रियन बनी हुई होती और नीचे ये यहां पे सेकेंडरी या डेफिनेटिव यॉर्क सैक होगा, ये उसकी वॉल है. ठीक है. तो ये नीचे आपको हाइपोब्लास्ट दिख रहे हैं. सो इमेजिन कि यू आर लुकिंग एट दिस सरफेस एरिया. तो जब इसको ऊपर से देखते हैं तो होता ही है कि कॉर्डल एंड पे एपिब्लास्ट है ना, ये सारी सेल की जो लेयर है जो हम ऊपर से देख रहे हैं ये कौन सी लेयर है? एपिब्लास्ट. एपिब्लास्ट के कॉर्डल एंड पे, दिस इज द कॉर्डल एंड ऑफ एपिब्लास्ट पे एक ग्रूव सा बनता है मिड लाइन में. एक लंबी सा गढ़ा सा सेंट्रल एरिया में मिड लाइन में बनता है. इस लंबे से ग्रूव को नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक.
क्या नाम दिया जाता है इसको? प्रिमिटिव स्ट्रीक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बनती इसलिए है क्योंकि एपिब्लास्ट के बहुत सारे सेल्स इसमें एक गड्ढे की तरह घुस जाते हैं और माइग्रेशन शुरू कर देते हैं। तो चूंकि वो सेल्स इसमें घुसना शुरू करते हैं और नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो यहां पे एक मिड लाइन में कैविटी सी लॉन्गिट्यूडनल कैविटी बन जाती है, इसको नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो ये जो वर्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, ये आपको अब समझ में आ गया कि व्हाट इज इट। गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन द सरफेस ऑफ द एपिब्लास्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ से आपको ये नजर आता है। Initially, the streak is vaguely defined, but around 15 to 16 days, the embryo, it is clearly visible as a narrow groove with slightly bulging region on either side. The cephalic end of the streak, the primitive node, consists of the slightly elevated area surrounding the primitive pit. अब ये टर्म जरा समझो। देखो, ये एम्ब्रियोब्लास्ट है और ये वाले सेल्स जो हैं मैंने आपको बताया ये एपिब्लास्ट सेल्स हैं, और ये जो मिड लाइन में ग्रूव दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब यहां पे एक पिट बनती है इसके सेफेलिक एंड पे। ये सेफेलिक एंड, ये कॉर्डल एंड है, और ये वाला एंड कौन सा एंड कहलाएगा? सेफेलिक एंड। कॉर्डल एंड, सेफेलिक एंड। तो सेफेलिक एंड पे यहां पे एक प्रोमिनेंस होती है जिसको हम नाम देते हैं नोड, और उसमें एक गढ़ा सा बनता है उसे नाम देते हैं पिट। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव नोड एंड अ प्रिमिटिव पिट। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? ये डायग्राम भूलनी नहीं है। मैं दोबारा इस डायग्राम को बता रहा हूं, आपको इरेज कर देता हूं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट डायग्राम है बॉस, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट द सुपीरियर सरफेस। ऊपर से हम देख रहे हैं, ये वाली जगह हम देख रहे हैं एपिब्लास्ट। तो ये सारे एपिब्लास्ट हैं। एपिब्लास्ट के मिड लाइन में ये एक ग्रूव बन गया, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये है कॉर्डल एंड, ठीक है, ये है सेफेलिक एंड, और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये सेफेलिक एंड की तरफ एक नोड बनाती है, प्रिमिटिव नोड। उसके बीच में खड्डा होता है, इसे कहते हैं प्रिमिटिव पिट। तो ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए, प्रिमिटिव पिट, प्रिमिटिव नोड एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना, मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव स्ट्रीक में सेल इस तरह अंदर की तरफ घुसते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं इन्वेजिनेशन, और ये कंट्रोल होती है जिस प्रोटीन से, उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। होता बेसिकली ये है कि देखो, ये जो एपिब्लास्ट है ना, एक एपिब्लास्ट है, ये दूसरा एपिब्लास्ट है, ये तीसरा एपिब्लास्ट है, बहुत सारे एपिब्लास्ट हैं। इनके बीच में ही आपस में टाइटली बाउंड होते हैं एक प्रोटीन के जरिए जिसका नाम है ई कैडहेरिन। जब ये इन्वेजिनेशन का प्रोसेस बहुत शुरू होता है ना, यानी सेल माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो ई कैडहेरिन की एक्सप्रेशन कम हो जाती है, यानी ये सेल लूज हो जाते हैं। अब ये सेल अलग हो गया, ये सेल अलग हो गया, ये सेल अलग हो गया, तो चार सेल एक साथ जो जुड़े हुए थे वो चारों सेल अलग अलग हो गए, और ये सेल मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। एक डायग्राम यहां पे ये दिखाइए, देखो, लुक अगेन, मैं कह रहा हूं जो भी डायग्राम देखो, इस वक्त ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हर चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये वाले जो ब्लू सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर एपिब्लास्ट। तो ये एपिब्लास्ट हैं, समझ में आती है बात। ये देखो ऊपर से देख रहे हैं, तो ये मिड लाइन में ग्रूव बन गया प्रिमिटिव स्ट्रीक, और ये सेफेलिक एंड पे जो प्रिमिटिव पिट होगी, और उसके अराउंड जो प्रोमिनेंस है वो प्रिमिटिव नोड होगा। देखो कैसे सेल्स मूव करके प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर जा रहे हैं। एपिब्लास्ट मूव करके आ रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से अंदर की तरफ, और यहां हाइपोब्लास्ट को धक्का दे दिया नीचे की तरफ। पहले ये साथ साथ थे ना, ये थे एपिब्लास्ट और इसके बिल्कुल नीचे ये थे हाइपोब्लास्ट, लेकिन अब जब ये सेल्स बीच में घुस रहे हैं, कौन से सेल्स हैं ये एपिब्लास्ट के सेल्स हैं। ये वाले सेल्स हैं जो यहां घुस रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर, और ये आके यूं लेटरली भी मूव करते हैं, ये सेफेलिक तरफ भी मूव करते हैं। तो ये जो सेल माइग्रेट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इन्वेजिनेशन, और ये सेल नीचे जाकर के दो लेयर्स बना देते हैं। बीच में एक लेयर बन जाती है मेसोड्रम की, और नीचे एक लेयर बन जाती है जो हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देती है, एंडोड्रम। तो तीन लेयर्स बनती हैं इस माइग्रेशन के प्रोसेस की वजह से, और ये तीनों लेयर्स बॉस किस चीज से बन रही हैं? एपिब्लास्ट से। यानी एपिब्लास्ट इज द फादर एंड मदर ऑफ योर एक्टोडर्म, योर मेसोडर्म एंड योर एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर्स हैं आपकी, ये तीनों की तीनों बनती है किससे? एपिब्लास्ट से। जो एपिब्लास्ट होते हैं ये एक्टोडर्म बन जाते हैं, जो बीच में लेयर आ जाती है वो मेसोडर्म बन जाती है, और हाइपोब्लास्ट रिप्लेस हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? एंडोडर्म। तो तीनों लेयर्स आपकी बनती हैं इस अकेले एपिब्लास्ट से। किस प्रोसेस के जरिए? इन्वेजिनेशन के जरिए। और इन्वेजिनेशन कब होता है? 3rd वीक में होता है। ये सारा प्रोसेस कहलाता है गैस्ट्रुलेशन, जो मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, तो once the cells have invaginated, some displace the hypoblast, यानी hypoblast को displace कर देते हैं, creating the endoderm, and the other lie between the epiblast and the newly formed endoderm, and they are called the mesoderm। और जो remaining epiblast हैं वो क्या बन जाते हैं? ectoderm। तो तीनों सेल लेयर्स बन गई, यही बात मैंने आपको बताई। Now इंपॉर्टेंट बात है
कि तीनों सेल टाइप्स किससे बनी हैं? एपीब्लास्ट से. सो एपीब्लास्ट इज द फादर to endoderm, is the father to mesoderm, is the father to ectoderm. ठीक है, important point है. As more and more cells move between the epiblast and the hypoblast, they begin to spread laterally and cranially. जाहिर है ये इतनी सारी सेल की मूवमेंट होती है तो ये लेटरल डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, cranial डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, सो ये मूवमेंट होती है इन सेल्स की. ठीक है, gradually they migrate beyond the margin of the disc, यानी जो सेलुलर लेयर है उससे पीछे चले जाते हैं और साइड में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ भी मिल जाते हैं. In the cephalic direction, they pass on each side of the precordial plate. The precordial plate itself forms between the tip of the notochord and the oropharyngeal. ये बात मैं आपको समझाता हूं इस डायग्राम पे, वरना समझ में नहीं आएगी. Okay, so what we are looking at, ये कौन सी सेल लेयर है? These are the epiblast. Epiblast के caudal end पे बनती है primitive streak. इसके अंदर सेल घुसते हैं और 3 लेयर्स बनाते हैं. Epiblast का जो cephalic end है, यहाँ पे 2 लेयर्ड एक मेम्ब्रेन बनती है. इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन. यहां मेसोडर्म नहीं होती. ठीक है, सो इट्स बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट या एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, और बीच में इंटरवीनिंग मेसोडर्म नहीं होती. तो ये फ्यूचर में ओरल कैविटी की साइट है, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन. अब होता ये है कि जहां पे ये प्रिमिटिव नोड है, इस प्रिमिटिव नोड के आगे, इस प्रिमिटिव नोड के आगे नोटोकॉर्ड स्टार्ट होता है. यहां पे जो सेल्स हैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, दे आर कॉल्ड द नोटोकॉर्ड. सेंट्रल सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द नोटोकॉर्ड. इस नोटोकॉर्ड के एंड और ओरोफेरिंजियल के बीच में ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को नाम देते हैं प्रीकॉर्डल प्लेट. सो ये प्रीकॉर्डल प्लेट टर्म आपको पता होनी चाहिए. प्रीकॉर्डल प्लेट इटसेल्फ फॉर्म्स बिटवीन द टिप ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड द ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन. यानी यहां पे होगी टिप ऑफ द नोटोकॉर्ड और ये है ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन. तो इसके बीच में जो ये वाला एरिया है सारा, ये सब कहलाता है प्रीकॉर्डल प्लेट. सो दैट्स द प्रीकॉर्डल प्लेट. इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है बिकॉज ये आगे चल के नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ द गैस्ट्रुलेशन बेसिकली हैपेंस. सो एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट इज वर्थ रिपीटिंग. ठीक है, मैं दोबारा इसको इरेज कर रहा हूं और आके बता रहा हूं. सो मास्टर इवेंट 3rd वीक में स्टार्ट में क्या हो रहा है? मास्टर इवेंट हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक. प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ई कैडहेरिन की एक्सप्रेशन कम हो जाती है और जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो लूज हो जाते हैं और वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं और घुसना शुरू हो जाते हैं इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर. और इस तरह वो घुस के अंदर की तरफ जाके एंडोडर्म बनाते हैं, मेसोडर्म बनाते हैं और एक्टोडर्म, यानी ये वाली लेयर कहलाएगी एक्टोडर्म. बीच में ये जो सेल्स बन जाएंगे ये कहलाएंगे मेसोडर्म और हाइपोब्लास्ट रिप्लेस हो जाएगी और क्या बना देगी? इट विल फॉर्म दी एंडोडर्म. ठीक है, तो ये 3 सेल टाइप्स बन जाएंगी. फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ नोटोकॉर्ड के एंड पे और ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के बीच में प्रीकॉर्डल प्लेट डेवलप होगी. ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या है और किस तरह बनता है. राइट, अब आइए डिस्कस करते हैं हाउ इज द नोटोकॉर्ड फॉर्म. नोटोकॉर्ड क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. देखें, होता यह है कि जब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रब करता हूं और दोबारा एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं. देखो बॉस, जब ये सेल्स माइग्रेट कर रहे होते हैं ना, यहां जब जा रहे होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर, तो कुछ सेल्स एपीब्लास्ट के जो इस प्रिमिटिव पिट के अंदर जाते हैं वो नीचे जाकर, यानी एपीब्लास्ट से अंदर घुसने के बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेफेलिक डायरेक्शन. और ये सेल्स जो हैं, ये जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर मिड लाइन में बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड. ठीक है, तो ये नोटोकॉर्ड कॉर्डल एंड पे कहां तक होता है? प्रिमिटिव नॉड तक. और सिफेलिक एंड पे कहां तक होता है? इस एरिया तक जिसको हमने नाम दिया था प्रीकॉर्डल प्लेट. तो ये जो सेंट्रल का एरिया ये कहलाता है नोटोकॉर्ड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आगे चल के आपके पूरे स्केलेटन की बेसिस बनाएगा. ठीक है, आइए अब इसको पढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा है? प्री नोटोकॉर्डल सेल्स, ये एपीब्लास्ट के सेल्स हैं विच इन्वेजिनेट इन द प्रिमिटिव नोड, जो प्रिमिटिव नोड में इन्वेजिनेट कर रहे हैं. They move in the cranial direction until they reach the precaudal plates. ठीक है, तो ये precaudal plate है. They move in the cranial direction until they reach the precaudal plate. यहां तक सब बात समझ में आ गई आपको? Now these pre-notocaudal cells become intercalated with the hypoblast. ये hypoblast के साथ मर्ज होते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं. जब अलग हो जाते हैं तो फिर they make the definitive notochord which underlies the neural tube and is a significant center for inducing the axial skeleton. Important point है ये. जब एक्सियल स्केलेटन की डिस्कशन करूंगा, जब उसकी डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा, तब हम ये बात करेंगे कि डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड का
क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। नाउ द नोटोकॉर्ड एंड द प्री नोटोकॉर्डल सेल्स एक्सटेंड क्रेनियली, क्रेनियली कहां तक होते हैं ये, प्रीकॉर्डल प्लेट तक, और कॉर्डली ये कहां तक होते हैं, कॉर्डली दे आर एट द एरिया ऑफ द प्रिमिटिव पेट। मैं बार बार ये डायग्राम आपको समझा रहा हूं, दिस इज हाई यील्ड डायग्राम। ये नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो समझ लो इस बात को। ये वाली चीज क्या है, दिस इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक, यहां पे प्रिमिटिव नोड है और प्रिमिटिव पिट है, यहां से लेके यहां तक ये वाला एरिया क्या है, प्रीकॉर्डल प्लेट, दिस इज प्रीकॉर्डल प्लेट, प्रीकॉर्डल प्लेट और यहां प्रिमिटिव पिट या प्रिमिटिव नोड, इसके बीच का ये जो एरिया है यहां पर होता है सारे का सारा नोटोकॉर्ड। और अगर इसका मैं सेक्शन आपको दिखाऊं, सो दिस इज हाउ इट बेसिकली लुक्स लाइक, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो मिड लाइन में होता है नोटोकॉर्ड, मिड लाइन में ये सेल्स मूव करते हैं इन द क्रेनियल डायरेक्शन, यानी इस डायग्राम में जब आप देखोगे सो दे मूव इन द क्रेनियल डायरेक्शन, ठीक है। यहां सेल घुसते हैं और क्रेनियली मूव करते हैं, इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है। ये एरिया है प्रिमिटिव नोड का, ठीक है। यहां सेल घुसेंगे और नीचे इन्वेजिनेट करके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये है प्रीकॉर्डल प्लेट का एरिया, ये है प्रिमिटिव नोड का एरिया, तो ये सारा जो एरिया है ये कहलाएगा नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड स्टार्ट में इफ यू लुक एट दिस डायग्राम इट इज मर्ज विद द हाइपोब्लास्ट, लेकिन बाद में इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, तो एक अलग से स्ट्रक्चर बन गया है विच इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड। ये मिड लाइन में होता है, आपको लाजमी 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 पता होना चाहिए कि ये मिड लाइन में किधर होता है। देखें, मैं इस डायग्राम में अब मेरा ख्याल है मैं को चौथी पांचवी दफा ये डायग्राम मिटा के आपको समझा रहा हूं कि मिड लाइन में ये कॉर्डल एंड पे नहीं होता, यानी अगर कोई कहता है ना कि यहां पे नोटोकॉर्ड है तो बहुत गलती कर रहे हो, ये मौजूद होता है प्रिमिटिव नोड के क्रेनियल एंगल पर प्रीकॉर्डल प्लेट तक, यानी दिस इज द एरिया जहां पे नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड और इस जगह पे नोटोकॉर्ड नहीं होगा। तो ये बात याद रखनी है, नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट एट द कॉर्डल एरिया, कॉर्डल लिमिट उसकी है प्रिमिटिव नोड, यानी प्रिमिटिव नोड पे ये खत्म हो जाता है। सो दिस इज द ओनली एरिया व्हिच इज नोटोकॉर्ड, ओके। आई थिंक मैंने बहुत एम्फसाइज कर दिया कि नोटोकॉर्ड किधर होता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है सेफेलिक एंड पे, ऐसे जो कॉर्डल एंड है उस पे एक और मेम्ब्रेन होती है which is called the cloacal membrane. It is also a structure which is similar in structure या composition to the oropharyngeal membrane, लेकिन ये ओपनिंग है एनस की, फ्यूचर में एनल ओपनिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। There is a cloacal membrane as well. Now, when the cloacal membrane appears, the posterior wall of the yolk sac forms a small diverticulum. Sometimes yolk sac में look at the diagram और उस पे समझते हैं यार इस बात को, where is it, this diagram, okay. So here this is the cephalic end because यहाँ पे oropharyngeal membrane है and this is the caudal end. तो caudal end पे there is an allantois recess, ठीक है ना। तो ये एक recess है cloacal membrane के पास, इसमें बाजों का secretory products वगैरह, humans में ये vestigial है, rudimentary, इसका कोई खास काम नहीं है, but sometimes developmental abnormalities में allantois becomes important, okay. अच्छा जी, तो ये सारी बात हो गई नोटोकॉर्ड के हवाले से। एक डायग्राम और दिखाऊं, ये वाली डायग्राम, this is also an important diagram. So this is the cephalic end, this is the caudal end. मुझे बताओ प्रिमिटिव स्ट्रीक किस तरफ बनती है, कॉर्डल एंड पे, तो यहां ये होगी प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक होगी, ये प्रिमिटिव पिट होगा। प्रिमिटिव पिट एक गढ़ा है और यहां देखो कनेक्शन है बिटवीन दिस कैविटी एंड दिस कैविटी। कौन कौन सी कैविटीज हैं, दिस कैविटी इज दी, नाम बताएं, और इस कैविटी का नाम बताएं। दिस इज द डेफिनेटिव यॉर्क सैक एंड दिस कैविटी इज, यू शुड नो, यू रिमेंबर दिस डायग्राम, यहां मैंने आपको बताया था दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। सो हियर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द एमनियोटिक कैविटी एंड द सेकेंडरी या डेफिनेटिव यॉर्क सैक वाया द प्रिमिटिव पिट। अब मुझे बताओ प्रिमिटिव स्ट्रीक कहां होती है, कॉर्डल एंड पर। नोटोकॉर्ड कहां होता है, दिस इज द नोटोकॉर्ड व्हिच इज एट द सेफेलिक एंड। ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है दिस इज द नोटोकॉर्ड, इसके ऊपर जो चीज दिख रही है वो एक्टोडर्म है, नीचे एंडोडर्म है, बीच में मेसोडर्म होगी। समझ में आ रही है बात। तो ये इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन वाइज चीजें हैं, बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लोकेशन याद रखना, प्रिमिटिव स्ट्रीक किधर होती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड। ये डायग्राम जो है ना यार, ये दिखने में बड़ी सादी शरीफ सी डायग्राम लग रही है, बट ये बड़ी जबरदस्त डायग्राम है। तो ये ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है, जिसका मतलब है ये सेफेलिक एंड है, और यहां पे क्लोइकल मेम्ब्रेन होगी, तो ये कॉर्डल एंड है। ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक व्हिच इज फॉर्म्ड एट द कॉर्डल एंड। इसके आगे बनता है नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड इज टुवर्ड्स द सेफेलिक एंड, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही वीडियो रोको, बार बार देखो यार।
अच्छा जी, अब ये हेडिंग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉडी एक्सिस। जो बॉडी एक्सिस हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट वीक में वी हैव एन आइडिया कि व्हाट इज द सेफेलिक एंड, व्हाट इज द कॉर्डल एंड, व्हाट इज द डॉर्सल एंड, व्हाट इज द वेंट्रल एंड। ठीक है, सो दिस एक्चुअली प्रोसेस जो है बॉडी की डिफरेंट एक्सिस एस्टैब्लिश करने का, इट स्टार्ट्स अर्ली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। ये बात हमने फर्स्ट वीक में भी डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं भी ये हेडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा, ये हेडिंग स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है क्योंकि इसमें बहुत सारी जीन्स और जेनेटिक्स की बातें हैं। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार कौन सी जीन का नाम याद रखें, कौन सी जीन का नाम नहीं याद रखें। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं उनके नाम जरूर बताऊंगा कि ये आपने मस्ट लाजमी याद रखनी है। और एक बात यहां ये बता दूं कि जो बॉडी एक्सिस की एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कॉर्डल और क्रेनियल एंड और लेटरलिटी जो है यानी राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये सारे का सारा जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। और इसमें से कुछ जेनेटिक्स अब तक साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर चुके हैं, उनकी समझ में आ गई भी है, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन की है, लेकिन बहुत सारी कंट्रोल मैकेनिज्म्स अभी भी क्लियर नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑल द जेनेटिक्स कंट्रोलिंग द बॉडी एक्सिस एस्टैब्लिशमेंट आर नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड। सबके सब बहुत अच्छे समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ एस्टैब्लिश्ड जीन्स हैं जिनके बारे में इस हेडिंग में भी बताया, तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। कौन कौन सी जीन्स हैं, ये नाम याद आ रहा है? एंटीरियर विसरल एंडोड्रम, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था फर्स्ट वीक के एंड पे कि ये सेल टाइप बन जाती है और इस सेल टाइप को क्रेनियल एंड की तरफ हम देख सकते हैं, इसीलिए दिस इज द इंडिकेटर ऑफ द क्रेनियल साइड। तो बताने का मकसद ये है कि वेरी अर्ली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स डेवलप हो जाते हैं विच गिव्स एन इंडिकेशन कि यहाँ पे क्रेनियल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो सेल टाइप है जो एंटीरियर विसरल एंडोड्रम कहलाती थी bilamellar germ disc में, this cell type expresses some specific transcription factors जिनके नाम याद रखना बहुत ज्यादा हाई yields नहीं है, बहरहाल ODX2, LIMB1 and HESX1 and the secreted factors cerebrus and lefty1। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, एग्जाम में पूछते भी हैं, लेफ्टी वन और सेरेब्रस। दे आर मेंबर्स ऑफ द TGF बीटा फैमिली विच इनहिबिट नोडल, यानी ये जो दोनों चीजें हैं सेरेब्रस और लेफ्टी inhibit nodal. Nodal is also a member of, it's a protein which is also a member of TGF beta family। ठीक है, सो ये दोनों सेरेब्रस और लेफ्टी ये दोनों नोडल के इफेक्ट पर नेगेटिव फीडबैक यानी इसको स्टॉप करती हैं, इसकी एक्सप्रेशन को रोकती हैं। ठीक है, तो नोडल को ब्लॉक करेंगे, देयरबाय एस्टैब्लिशिंग द क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो। सो नोडल को ब्लॉक कर दिया तो क्रेनियल एंड बन गया। अब द एब्सेंस, सुनो, the absence of cerebrus and lefty at the caudal end of the embryo allows the nodal expression to continue and this signal the establish the maintain the primitive streak। अब बात ये है सारी कि दो एंड्स है ना एम्ब्रियो के, मैं कौन सी डायग्राम आपको दिखाऊं दोबारा, ये वाली डायग्राम। सो देयर इज अ caudal end and there is a cephalic end। तो ये जो cephalic end है, इस cephalic end पे ये जो प्रोटीन है जिसका नाम है नोडल, इसकी एक्सप्रेशन ब्लॉक कर दी जाती है सेरेब्रस और लेफ्टी की वजह से। सो दिस इज ब्लॉक्ड। कॉर्डल एंड पे ये नोडल जो है वो ब्लॉक नहीं होती, सो नोडल एग्जिस्ट और इसकी एग्जिस्टेंस की वजह से ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो कॉर्डल एंड पे बाकी बचती है और यहां सेल माइग्रेशन का प्रोसेस होता है। तो नोडल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ठीक है, नोडल की एक्सप्रेशन, इसका नाम आपको पता होना चाहिए एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, नोडल एक्सप्रेशन। सो वंस द स्ट्रीक इज फॉर्म्ड, नोडल अप रेगुलेट्स अ नंबर ऑफ जीन्स रिस्पांसिबल फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल इन द वेंट्रल मेसोडर्म। सो नोडल जनाब गैस्ट्रोलेशन में की प्लेयर है, ये जीन, ये प्रोटीन की प्लेयर है। ठीक है, अनदर मेंबर ऑफ द TGF बीटा, अब देखो ये सारे TGF बीटा के मेंबर्स हैं, TGF बीटा फैमिली मेंबर सेरेब्रस, लेफ्टी, TGF बीटा फैमिली मेंबर नोडल। एक और अब TGF बीटा फैमिली मेंबर की बात हो रही है which is called BMP4, bone morphogenetic protein 4 is secreted throughout the embryonic disc। पूरी जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, उससे ये सीक्रेट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन, BMP4 प्रोटीन की मौजूदगी में, एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF, मेसोडर्म विल बी वेंट्रलाइज्ड टू कंट्रीब्यूट टू किडनीज,
ब्लड, बॉडी वॉल, मेसोड्रम एंड ऑल दैट. सो ये जो प्रोटीन यहां पे डिस्कस हो रही है जिसका नाम बताया BMP4, ये वेंट्रलाइजेशन ऑफ द मेसोड्रम, यानी सारी की सारी मेसोड्रम को वेंट्रल साइड पे ले जाएं. ठीक है. इनफैक्ट ऑल द मेसोड्रम वुड बी वेंट्रलाइज्ड इफ BMP वर नॉट ब्लॉक्ड बाय द अदर जीन्स एक्सप्रेस्ड. अब देखो ऑब्वियसली जो आपके जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है ना, वो ऐसे होता है कि कुछ जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, फिर वो एक वक्त के बाद उनको इनहिबिट किया जाता है ताकि सारे का सारा प्रोसेस जो है वेल कंट्रोल्ड रहे. For this reason, node is the organizer. It was given this name by the scientist called Hans Spemann, who first described this activity in the dorsal lip of the blast. Blah blah blah. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है और जो प्रिमिटिव नोड बनता है, ये इस डायग्राम में भी देखें, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू. ये सब एपीब्लास्ट है. दिस इज ऑल द एपीब्लास्ट जो आप ऊपर से देख रहे हो, और ये मिडलाइन ग्रूव है प्रिमिटिव स्ट्रीक. यहां पे प्रिमिटिव नोड बना है. सो नोड पे, ये जो नोड है, यहां पे काफी सारी जीन्स मास्टर रेगुलेट करती हैं गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को. ठीक है. दस कॉर्डिन activated by transcription factor glucosid, noggin, follistarin antagonize the activity of BMP4. तो BMP4 जो मेसोड्रम को वेंट्रलाइज करता है, ये प्रोटीन्स इसकी एक्टिविटी को एंटागोनाइज करती हैं ताकि कुछ ना कुछ मेसोड्रम जो है वो डॉर्सल साइड पे भी रहे. सो इट हेल्प्स इन द डॉर्सलाइजेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड द सोमाइट्स एंड द सोमाटोमेर, ताकि बॉडी में डॉर्सल साइड पे भी मेसोड्रम रहे और वेंट्रल साइड पे भी मेसोड्रम रहे. वरना अगर सिर्फ BMP4 एक्सप्रेस हो रही होती तो सारे का सारा जो मेसोड्रम है वो वेंट्रल साइड पे आ जाता, और डॉर्सल साइड पे जो स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं मेसोड्रम से वो कैसे डेवलप होते बताओ. तो उसको रोकने के लिए ये सारी प्रोटीन्स हैं. ठीक है. तो ये अगर आपको नाम याद रहे तो अच्छी बात है, ना भी याद रहे तो इट्स ओके. इट्स नॉट दैट हाई यील्ड. अच्छे स्टूडेंट्स इसको याद करते हैं ऑब्वियसली फॉर गुड मार्क्स, सो आई रेकमेंड कि आपको पढ़ना चाहिए. नाउ एज मेंशन्ड, नोडल इज इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द प्रिमिटिव स्ट्रीक. ये जो पूरी प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसकी इनिशिएशन और इसकी मेंटेनेंस, ये यहाँ पे जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उस प्रोटीन का नाम है नोडल. आपको मैंने बताया था कि जो सिफेलिक एंड है, ये वाला सिफेलिक एंड पर नोडल ब्लॉक होती है, इसकी एक्सप्रेशन नहीं होती, लेकिन कॉर्डल एंड पे नोडल एक्सप्रेस होती है ताकि प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी रहे. तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के बने रहने के लिए कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? नोडल. ठीक है. सिमिलरली HNF3 बीटा मेंटेन्स द नोड एंड लेटर इंड्यूसेस रीजनल स्पेसिफिसिटी इन द फोरब्रेन एंड द मिड ब्रेन एरियाज. सो ये दो बातें हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द एम्ब्रियो, ये उसका सिफेलिक एंड है और ये उसका कॉर्डल एंड है, और कॉर्डल एंड में ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक. सो प्रिमिटिव स्ट्रीक को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? नोडल. और जो यहाँ पे प्रिमिटिव नोड है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है? HNF3 बीटा. तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं. ठीक है. HNF3 बीटा एंड नोडल, ये इंपॉर्टेंट है. एज मेंशन प्रीवियसली, ग्लूकोसाइड एक्टिवेट्स इनहिबिटर्स ऑफ BMP4. ये मैंने बताया कि जो ग्लूकोसाइड हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली, वो BMP4 को इनहिबिट करते हैं एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द डॉर्सलाइजेशन ऑफ द मेसोड्रम. ठीक है. नाउ रेगुलेशन ऑफ द डॉर्सल मेसोड्रम फॉर्मेशन, दिस इज टू मच डिटेल जो मैं रेकमेंड नहीं करता, बट एनीवेज आपको मोटी मोटी मैंने बात बता दी. इस अब तक जितना कुछ पढ़ाया उसमें याद रखने की बात क्या है? देखो, याद रखने की बात यह है कि जहां पे प्रिमिटिव स्ट्रीक है, यानी ये वाला एरिया, ये सारा एरिया कौन सा एरिया है? दिस इज द कॉर्डल एरिया, क्योंकि यहां प्रिमिटिव स्ट्रीक है. उसके ऊपर यहां जो एरिया होगा वो सिफेलिक एरिया होगा. सिफेलिक एरिया में नोडल की एक्सप्रेशन नहीं होती, ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन कॉर्डल एरिया में नोडल की एक्सप्रेशन रहती है, और इस नोडल की एक्सप्रेशन की वजह से ये प्रिमिटिव स्ट्रीक सर्वाइव करती है. इसी तरह ये जो प्रिमिटिव नोड है, इस प्रिमिटिव नोड के लिए जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई थी, HNF3 beta. This is important for survival of this node, HNF3 beta. Okay, so ये पता होना चाहिए आपको नोडल कहां एक्सप्रेस नहीं होता सिफेलिक एंड में, नोडल कहां एक्सप्रेस होता है कॉर्डल एंड में. नोडल जरूरी है प्रिमिटिव स्ट्रीक की सर्वाइवल के लिए, और HNF3 बीटा जरूरी है इस नोड की सर्वाइवल के लिए. फिर आपको मेसोड्रम के हवाले से पता होना चाहिए कि जो मेसोड्रम है वो वेंट्रली मूव करती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन विच इज कॉल्ड BMP, एंड BMP को ब्लॉक कर दें अगर तो डॉर्सलाइजेशन हो जाएगी मेसोड्रम की. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. फर्दर अगर डिटेल्स याद रखनी है तो आप पढ़ लीजिए, वरना जो बातें मैंने बताई हैं दे आर वेरी गुड फॉर सिक्योरिंग वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. ठीक है. तो ये तो हमने बात की क्रेनियल और कॉर्डल एंड की. अब हम बात करते हैं लेटरलिटी की. लेटरलिटी का मतलब है राइट और लेफ्ट साइड. ठीक है. नाउ बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं आपकी
बॉडी में जो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक का मतलब ये है हार्ट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, लंग्स तो खैर दोनों साइड पे हैं, गट रोटेटेड होती है एक पर्टिकुलर साइड पे, स्प्लीन एक साइड पे, स्टमक एक साइड पे, लिवर राइट साइड पे, सो एक एक जगह पे कोई कोई ऑर्गन है। अब ये राइट और लेफ्ट की जो सारी कहानी है ना, दैट इज ऑल रिलेटेड, ये आप सारा इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन रोल है सेरोटोनिन का और नोडल का। अब ये डायग्राम अगर आपने समझ ली तो आप ये लिटरलिटी राइट और लेफ्ट की कहानी समझ जाएंगे, ठीक है। सो यू आर लुकिंग एट, ये सेल्स कौन से होंगे, दीज विल बी एपिब्लास्ट, और आप ऊपर से इन एपिब्लास्ट को देख रहे हैं, ये क्लोइकल मेम्ब्रेन है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द कॉर्डल एंड, ये कॉर्डल एंड है, और ये चूंकि ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेफेलिक एंड, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं इसको। नाउ डॉर्सल एंड, डॉर्सल व्यूज ऑफ द जर्म डिस्क शोइंग जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स रिस्पांसिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग लेफ्ट और राइट बॉडी एक्सिस। ए फिगर में क्या दिखाया है, FGF8 secreted by the node, ये रही node, this is the node and this is the primitive streak. FGF8 secreted by the node and the primitive streak establishes the expression of nodal, a member of TGF beta superfamily. So इस प्रोटीन की वजह से जिसका नाम है FGF8 नोडल एक्सप्रेस होती है इस कॉर्डल एरिया में, ठीक है। ये बात बता रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई। सो नोडल की एक्सप्रेशन के लिए ये जरूरी है। बी फिगर में देखिए क्या बताया, द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन 5-HT इंक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड ऑफ द एम्ब्रियो में, लेफ्ट साइड ऑफ द एम्ब्रियो में सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और इट सिग्नल्स थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर MAD3 टू रिस्ट्रिक्ट द नोडल एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड। अब ये जो सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन मेक श्योर करता है कि जो नोडल की एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट साइड पर रहे और राइट साइड पर नोडल की एक्सप्रेशन ना रहे। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। और इस नोडल की चूंकि एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पर लिमिट किया जाता है, सो ज्यादातर लेफ्ट साइड की जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं दे आर वाया द नोडल। राइट साइड पे कौन सी जीन्स कंट्रोल करती हैं, दे आर नॉट वेरी क्लियर, दे आर नॉट वेरी क्लियर, ओके। और यही बात यहां पे इन्होंने बताई है, राइट साइड पे एक जीन जो एसोसिएट की गई है राइट साइड ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन से, उसका नाम है स्नेल। सो रीड ऑल दिस पैराग्राफ, दैट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू एब्जॉर्ब, लेकिन जो बातें मैंने समझाई हैं रिमेंबर देम, ठीक है, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहे। और फिर फर्दर अगर कोई चीज पूछनी है तो मुझसे मैसेज करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट हेडिंग, फेट मैप एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। देखो जब गैस्ट्रुलेशन हो रही होती है, यानी जब सेल्स मूव कर रहे होते हैं इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर, सो उनका एक पैटर्न होता है। वो सेल्स जो इस प्रिमिटिव नोड के अंदर मूव करते हैं, दे फॉर्म द नोटोकॉर्ड। जो यहां से मूव करेंगे दे विल मैच्योर एंड डेवलप इनटू नोटोकॉर्ड एंड द प्रीकॉर्डल प्लेट, ठीक है, या अब वो सेल्स जो प्रिमिटिव नोड के फौरन बाद जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है जो यहां से मूव करेंगे, दे विल डेवलप इनटू पैराक्सियल मेसोड्रम। जो मिडल प्रिमिटिव स्ट्रीक से मूव करेंगे, इन्वेजिनेट करेंगे, दे विल फॉर्म द इंटरमीडिएट मेसोड्रम। और जो बिल्कुल कॉर्डल एंड से सेल्स मूव करके निकलेंगे, दे विल फॉर्म द लेटरल प्लेट मेसोड्रम। तो बेसिकली जो सेल जिस जगह से एंटर करेगा नोटोकॉर्ड से, नोटोकॉर्ड वाले जो सेल्स हैं वो प्रिमिटिव नोड से मूव करेंगे, और बाकी जो सेल्स हैं, द कॉन्सेप्ट इज कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इफ दिस इज द एम्ब्रियो एंड दिस इज द कॉर्डल एंड, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है और ये प्रिमिटिव नोड है। अगर हम ये देखें कि जो सेल्स नोड में घुस रहे हैं वो नोटोकॉर्ड बनाएंगे, जो अर्ली पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक में घुस रहे हैं वो बनाएंगे पैराक्सियल मेसोड्रम, जो मिडल ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक में घुस रहे हैं वो बनाएंगे इंटरमीडिएट मेसोड्रम, और जो बिल्कुल कॉर्डल एंड में जा रहे हैं दे विल फॉर्म द लेटरल प्लेट मेसोड्रम। सो जस्ट बाय लुकिंग एट के कौन से एरिया ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक में सेल्स इन्वेजिनेट कर रहे हैं, हम ये बता सकते हैं कि वो क्या पार्ट डेवलप करेंगे। इसको बोलते हैं फेट मैप एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, यानी फेट आपको पता है कि कौन से सेल्स क्या चीज बनाएंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे थर्ड वीक में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलती है, सो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये बात तो हमने कर ली कि 3 लेयर्स एस्टैब्लिश हो जाती हैं, कॉर्डल एंड पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, सेल्स की इन्वेजिनेशन होती है, गैस्ट्रुलेशन होती है, और 3 लेयर्स बन जाती हैं। अच्छा, अब ये जो 3 लेयर्स बनती हैं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, जो इनिशियली फ्लैट होती है, इट नाउ स्टार्ट बिकमिंग gradually elongated with a broad cephalic end and a narrow caudal end। तो जो
सिफेलिक एंड है वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है और जो कॉर्डल एंड है प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला वो नैरो रहता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क अकर्स मेनली इन द सिफेलिक रीजन, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क की एक्सपेंशन हो रही है वो सिफेलिक रीजन में हो रही है। द रीजन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक व्हिच इज द कॉर्डल रीजन, ठीक है, इट रिमेन्स मोर और लेस द सेम साइज। नाउ ग्रोथ एंड इलॉन्गेशन ऑफ द सिफेलिक पार्ट इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक इन द सिफेलिक डायरेक्शन। यानी ये वाली डायग्राम अगर दोबारा मैं आपको दिखाऊं कि सपोज दिस इज द नोडल एरिया एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक एरिया, तो सेल यहां माइग्रेट करते हैं और सिफेलिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सिफेलिक डायरेक्शन में यहां बहुत सारे सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए जो सिफेलिक एरिया है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन्वेजिनेशन ऑफ सरफेस सेल्स इन द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड देयर सब्सिक्वेंट माइग्रेशन फॉरवर्ड एंड लिटरली कंटिन्यूज अंटिल द एंड ऑफ 4th वीक, यानी 4th वीक तक ये प्रोसेस चलता रहता है। दैट स्टेज द प्रिमिटिव स्ट्रीक, चौथे हफ्ते के मिड में या एंड में प्रिमिटिव स्ट्रीक खत्म होती है, वरना 4th वीक तक प्रिमिटिव स्ट्रीक से इन्वेजिनेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। नाउ इसके बाद जो अगला पॉइंट समझना है वो ये कि दैट द प्रिमिटिव स्ट्रीक एट द कॉर्डल एंड ऑफ द डिस्क कंटिन्यूज टू सप्लाई न्यू सेल्स अंटिल द एंड ऑफ द 4th वीक हैज एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिसन टू दिस। इन द सिफेलिक पार्ट germ layers begin their specific differentiation by the middle of the 3rd week। चूंकि जो सिफेलिक रीजन है उसमें पहले ही बहुत सारे सेल्स पहुंच चुके हुए होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से इन्वेजिनेट करके, तो सिफेलिक एंड में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो कॉर्डल एंड है यानी प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला, वहां अभी भी गैस्ट्रुलेशन चल रही होती है। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता है, सो इट्स द क्रेनियल पार्ट, ठीक है। सो क्रेनियल स्ट्रक्चर्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, इसीलिए हम कहते हैं कि एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो सेफेलोकॉर्डल है, यानी सेफेलिक एरिया में डिफरेंशिएशन पहले हो रही है, कॉर्डल एरिया में बाद में हो रही है। सो दिस इज द सेफेलिक एरिया, इट इज फास्टर, यहां डिफरेंशिएशन पहले हो रही है, कॉर्डल एरिया में डिफरेंशिएशन बाद में हो रही है। सो इसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अच्छा, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, ये तो अब तक जितनी हम बात कर रहे थे ये सारी बात जिसमें हम डिफरेंट सेल्स और गैस्ट्रोलेशन और ये सब बात कर रहे थे, ये एम्ब्रियोनल इनर सेल मास के बारे में था। यार अब ये मत पूछना कि इनर सेल मास क्या होता है। इनर सेल मास मैंने आपको बताया था कि जो एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, एम्ब्रियो प्रॉपर के सेल्स, उसे हम कहते हैं इनर सेल मास, और जो आउटर सेल मास थे उनको हमने नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट, जिसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट थे और सिंगसाइटोट्रोफोब्लास्ट थे। 3rd वीक में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में, और वो क्या है देखो। 2nd वीक में मैंने आपको बता दिया था, एंड ऑफ 2nd वीक या बिगिनिंग ऑफ 3rd वीक में प्राइमरी विलाय बन गए थे। अब यहां पर देखो क्या होता है कि मैं आपको समझाता हूं, ये जो विलाय बने थे, इन विलाय में बहुत सारे मीजोड्रम पेनिट्रेट करता है और उस मीजोड्रम के अंदर फिर ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसको फिर हम नाम देते हैं बाय फॉर्मेशन, जब मीजोड्रम पेनिट्रेट करता है उस वक्त बोलते हैं सेकेंडरी विलस, और जब उसमें कैपिलरी सिस्टम या ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं टर्शरी विलस। सो प्राइमरी विलस क्या होता है? प्राइमरी विलस सिर्फ ये होता है कि सिंगसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट घुस गया और एक विलस स्ट्रक्चर बन गया था, उसको हमने नाम दिया था प्राइमरी विलाय। 2nd वीक की वीडियो उठा के देख लो। फिर उसके अंदर जब मीजोड्रम पेनिट्रेट कर जाता है तो सेकेंडरी विलस, और जब ब्लड वेसल्स बन जाती हैं तो टर्शरी विलस। तो होता ये है कि 3rd वीक में टर्शरी विलस बनते हैं, यहां पे ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया है इस एम्ब्रियो का अपना, इसे कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर ये जो लैकुनर स्पेसीज हैं इसके साथ इसका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, और जब इसका कनेक्शन यहां स्टैब्लिश हो जाएगा इस ब्लड के साथ, तो बेसिकली प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो टर्शरी विलस आपको पता होना चाहिए, या डेफिनेटिव प्लेसेंटल विलस भी इसको हम नाम देते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है जी, और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कनेक्टिंग स्टॉक ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये फ्यूचर में चल के अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। फर्दर एक जो इंप्रूवमेंट हो रही है वो ये कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं ये लाइट ग्रीन, ये काफी ग्रो करते हैं और इन्वेजिनेट करते हैं और एंडोमेट्रियम के साथ काफी इसको एंकर करते हैं पूरे इस डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट को। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है ये अच्छे तरीके से
यूट्रस की वॉल्स में फिक्स हो जाए, क्योंकि ये अगर ठीक से फिक्स नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन आगे जितना भी प्रोसेस चलेगा अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, पूरे 9 महीने तक डेवलपमेंट होनी है, तो वो पूरा प्रोसेस सही से होने के लिए एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा, इसका वेट बढ़ेगा, तो इसका यहाँ पे फिक्स होना बहुत जरूरी है। तो ये फिक्सेशन का काम होता है इन साइटोट्रोफोब्लास्ट की फिक्सेशन के साथ, क्योंकि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसने तो ब्लड वेसल्स के लेक्यूना और ये इसकी सर्कुलेशन में अपना रोल शुरू कर दिया है। सो जो एंकरिंग का काम है अब वो कर रहे हैं ये लाइट ग्रीन सेल्स जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं। डायग्राम पे मौजूद हर चीज आपको पता नहीं चाहिए। इंटरविलस स्पेस का मतलब विलाय के बीच में जो जगह है ये वाली स्पेस, दिस इज इंटरविलस स्पेस। टर्शरी विलाय ये वाले विलाय हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बन चुकी हैं। सिंक्साइशियम आपको पता है कि डार्क ग्रीन सिंक्साइटोट्रोफोब्लास्ट था। आउटोट्रोफोब्लास्टिक शेल जो कि एंडोमेट्रियम में फिक्स हो रहा है। कनेक्टिंग स्टॉक मेसोडर्मल स्टॉक है जो कनेक्ट कर रही है इस एम्ब्रियो को पूरी कोरियोनिक कैविटी के अंदर हैंग कर रही है, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी आपको पता है ये वाली है। कनेक्टिंग स्टॉक पे बात कर ली। डेफिनेटिव स्टॉक ये वाला है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कोरियोनिक प्लेट या मेसोडर्म की पूरी लेयर है जिसके अंदर पूरे ब्लड सप्लाई है इंट्रा एम्ब्रियोनिक और कोरियोनिक कैविटी में आपको बता चुका हूं। एंड दिस इज द रेमनेंट ऑफ द प्रिमिटिव यॉर्क सैक जिसको अब नाम देते हैं एक्सोस्लोमिक सिस्ट। तो बेसिकली हर स्ट्रक्चर का नाम आपको पता होना चाहिए। सो थर्ड वीक में मेन जो काम हो रहा है वो है गैस्ट्रुलेशन। एपिब्लास्ट इन्वेजिनेट करते हैं और 3 लेयर्स बनाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। साथ साथ नोटोकॉर्ड बनता है, ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, क्लोइकल मेम्ब्रेन, ये तमाम स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। एंड यू कैन सी कि सॉर्ट ऑफ प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी स्टैब्लिश हो जाती है थर्ड वीक में। सो ये है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल। अब कुछ क्लिनिकल कोरिलेट्स पढ़ते हैं यार, वो इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल कोरिलेट्स देखते हैं फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। राइट, ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्लिनिकल कोरिलेट्स। अब चूंकि इस वीक में जैसे कि हमने देखा कि जो एम्ब्रियो है वो बहुत सारी सेलुलर माइग्रेशन को एक्सपीरियंस करता है। इसमें इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, इतनी सारी सेलुलर मूवमेंट है, इतनी सारी जेनेटिक एक्सप्रेशन है। इसीलिए इस पूरे फेज में ये जो पूरा वीक है डेवलपमेंट का, इसमें द एम्ब्रियो इज हाईली प्रोन टू टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, क्योंकि सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, सेल्स माइग्रेट हो रहे होते हैं, सेल्स मूव हो रहे होते हैं। तो काफी सारे जो टेराटोनिक एजेंट्स हैं उनसे कहा जाता है कि जी अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली अल्कोहल है, अगर इस फेज में हाई डोजेस ऑफ अल्कोहल यूज होते हैं सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल holoprosencephaly is a disease associated and lot of other diseases. So alcohol is highly teratogenic in the phase of gastrulation, ठीक है। So third week में जो gastrulation का process हो रहा होता है, alcohol should be avoided. It's highly dangerous. It's very teratogenic. और gastrulation का जो process है, चूंकि इसमें cell division बहुत ज्यादा है, तो itself इसमें बहुत सारे genetic errors report होते हैं। For example, there is a disease which is called cyanomelia. It is called caudal dysgenesis. Insufficient mesoderm is formed in the caudalmost area. So वहां मेसोडर्म होनी चाहिए थी, लेकिन आपको मैंने बताया था कि मेसोडर्म की डॉर्सलाइजेशन के लिए और वेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थी। अगर वो एक्सप्रेस नहीं होंगी, मेसोडर्म सही से नहीं बनेगी कॉडल एंड में। दिस इज कॉडल डिसजेनेसिस साइनोमाइलिया, ओके। ये एक एग्जांपल इस डिजीज की। अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस कैन बी बिकॉज ऑफ द जीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड, और उनसे भी टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और malformation ऑफ द एम्ब्रियो भी हो सकता है, ठीक है। Now, there can be some tumor formation, some cancers associated with gastrulation. For example, sometimes, remnants of the primitive streak. Primitive streak usually 4th week पे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर ये न खत्म हो, then it persists and it can lead to formation of a cancer such as sacrococcygeal teratoma. ठीक है, ये teratoma बन सकता है, और चूंकि इसके अंदर काफी stem cell type के cells होंगे, so it can form teratoma, इसीलिए इसका नाम है। It can form cells from any of the germ layer, ectoderm, endoderm and mesoderm, ठीक है जी। अच्छा, फिर birth defects associated with laterality can be reported, यानी हार्ट राइट साइड पे है, डेक्स्ट्रोकार्डिया जिसको हम कहते हैं, there is a abnormal position of the organs, okay, and this can be because of a lot of genes such as हमने अभी डिस्कस किया था कि 5HT जो है, this is important to develop organs on the left side of the body. So अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, so left side की जितनी भी embryogenesis है that will be disturbed, और इसीलिए वो
mothers जो particularly SSRIs पे होती हैं for any of their depression treatment, these are important antidepressants, तो ये प्रेगनेंसी में स्टॉप करनी होती है, वरना अगर ये स्टॉप ना करें सो 5HT का जो सारा बैलेंस है दैट इज डिस्टर्ब्ड, जिसकी वजह से बहुत सारी हार्ट मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं इंक्लूडिंग डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड व्हाट नॉट. सो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज 5HT ये सेरोटोनिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है एम्ब्रियोजेनेसिस में, और अगर आप कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो 5HT के लेवल्स को डिस्टर्ब करेगा तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं पूरे प्रोसेस में, कहीं कोई जीन ओवर एक्सप्रेस या अंडर एक्सप्रेस होगी तो कोई ना कोई डिजीज एसोसिएशन हो सकती है. फिर ये जो नाम आप देख रहे हो कार्टाजेनर सिंड्रोम, ये हम पढ़ेंगे जब हम पैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे. इस वक्त मोटी मोटी बातें जो बताई हैं उतनी याद रखें. सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट द थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. थर्ड वीक में क्या हो रहा है जनाब? थर्ड वीक में व्हाट यू आर सीइंग इज गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ इन्वेजिनेशन. मेजर जो आपने प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, यहां पे समरी दी हुई है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा. आपको ये सारे नाम अब समझ में आने चाहिए कि व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन, व्हाट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड, एपिब्लास्ट, एंडोडर्म, मेसोडर्म. मैं एम्ब्रियोलॉजी ऐसे याद करता हूं, बल्कि मेडिसिन का हर सब्जेक्ट ऐसे याद करता हूं कि जो नाम मेरे सामने आ रहा है किसी डायग्राम पर या किसी पेज पर, मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मेडिसिन को ठीक से समझेंगे. इन्वेजिनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए. ये सब चीजें हमने डिस्कस की हैं बॉस. नोटोकॉर्डल प्लेट क्या चीज है, नोटोकॉर्ड क्या चीज है, प्रीकॉर्डल प्लेट, एंडोडर्म, कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो अब हमने डिस्कस नहीं किया. यहां पे जीन्स के बहुत सारे नाम हैं, सारे याद नहीं रखने, बट कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स. नोडल को नहीं भूलना, लेफ्टी को नहीं भूलना. नोडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. TGF बीटा फैमिली मेंबर्स हैं, ये आपको बात याद होनी चाहिए. इसी तरह सेरोटोनिन 5HT आपको पता होना चाहिए. विलाय में प्राइमरी विलाय बनता है सेकंड वीक तक, फिर जब उसमें मेसोड्रम घुस जाता है विलाय के अंदर तो वो बन गया सेकेंडरी, और जब उसमें ब्लड वेसल्स बन गई तो वो विलाय बन गया टर्शरी. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.